मणिपुर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इसे समझने के लिए हमें इतिहास, भूगोल और वहाँ के लोगों के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं उन्हें समझना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, भारत के उत्तर पूर्व में बसा मणिपुर ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील सीमा पर भी मौजूद है। इसकी सरहदें म्यांमार, असम और मिजोरम से लगती हैं और यही इसकी लोकेशन, इसके इतिहास और आज के हालात को तय करती है। मणिपुर को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है इसका भूगोल। देखिए, इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। बीच में एक छोटी सी घाटी जो कुल जमीन का सिर्फ 10% है और इसके चारों तरफ फैला हुआ 90% पहाड़ी इलाका। ये बात याद रखनी होगी क्योंकि ये पहाड़ी और घाटी का बंटवारा ही इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आगे हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये जमीन बटी हुई कैसे है, फिर जानेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे दरारें पैदा की, भारत में इसका विलय इतना विवादों में क्यों रहा, कैसे अलग अलग दावों ने हथियारों को जन्म दिया, और आखिर में बात करेंगे कि आज भी यहाँ शांति इतनी नाजुक क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी कहानी के किरदार हैं, यानी यहाँ के मुख्य जातीय समूह। तो इस पहाड़ी घाटी के बंटवारे में आखिर रहता कौन है? देखिए, मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं। जो 10% घाटी है वहां रहते हैं मेतेई, जो ज्यादातर हिंदू हैं, और जो 90% पहाड़ी इलाके हैं वहां बसे हैं कुकी और नागा समुदाय, और ये ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि आज जो ये बंटवारा दिखता है उसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। कुछ बड़ी घटनाओं ने ही आज की स्थिति की नींव रखी थी। मणिपुर के इतिहास में कई बड़े मोड़ आए हैं, जैसे 1709 में जब मैतेई राजा ने हिंदू धर्म अपनाया। फिर 1819 से 1826 का वो खौफनाक दौर आया जिसे 7 साल की तबाही कहते हैं, जब बर्मा ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इसके ठीक बाद अंग्रेज आए, उन्होंने बर्मा को हराया और मणिपुर एक रियासत बन गया। और फिर एंग्लो की युद्ध के बाद ईसाई मिशनरी पहाड़ी इलाकों में पहुंचे, जिससे वहां का धार्मिक माहौल बदलना शुरू हो गया। यहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक तरह से मैदानी इलाकों पर तो सीधे सीधे शासन किया, लेकिन पहाड़ी कबीलों को काफी हद तक उनके हाल पर छोड़ दिया। मतलब प्रशासन का ये जो बंटवारा था, इसने पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच एक ऐसी खाई बना दी जो आज तक नहीं भर पाई है। चलिए अब कहानी को आजादी के बाद के दौर में लेकर आते हैं और उन हालात को देखते हैं जिनके तहत मणिपुर का भारत में विलय हुआ, जो आज भी एक बड़ा विवाद है। भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर एकदम से भारत में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ, लेकिन 1949 में हालात तेजी से बदले। मणिपुर के राजा को शिलांग में नज़रबंद कर दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि उन पर एक समझौते पर दस्तखत करने का दबाव बनाया गया, जिससे मणिपुर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। और यही वजह है कि आज भी बहुत से मेतेई लोग मानते हैं कि ये विलय ज़बरदस्ती करवाया गया था। विलय के बाद 1960 में एक कानून आया जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया, मणिपुर भूमि सुधार अधिनियम। इस कानून ने अंग्रेजों के समय के पहाड़ी घाटी के बंटवारे को एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया, खासकर जमीन के मालिकाना हक के मामले में। तो इस कानून का जमीन पर असर क्या हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा साधा था। जो मेतेई लोग घाटी में रहते थे वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, उन पर पाबंदी थी। लेकिन जो पहाड़ी जनजातियां थीं उन्हें पूरे राज्य में, यहाँ तक कि घाटी में भी जमीन खरीदने की इजाजत थी। जमीन के हक का यही जो फर्क था, यही जो असंतुलन, वो आज मेतेई समुदाय की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक बना हुआ है। और इसी से जुड़ा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी स्टेटस का पूरा मुद्दा। हुआ ये कि विलय के बाद कुकी और नागा समुदायों को तो एसटी का दर्जा मिल गया, जिससे उन्हें जमीन और नौकरियों में कुछ खास सुरक्षा मिली। लेकिन मेतेई समुदाय को यह दर्जा नहीं दिया गया। उनका तर्क ये है कि विलय से पहले वो भी एक जनजाति थे, इसलिए वो कोई नया दर्जा नहीं मांग रहे, बल्कि अपने पुराने आदिवासी दर्जे की बहाली की ही मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये राजनीतिक शिकायतें धीरे धीरे सशस्त्र विद्रोहों में बदल गईं, जो अक्सर आपस में ही टकराते थे। बहुत से मैती लोग जो भारत के साथ हुए विलय को गैर कानूनी मानते थे, उन्होंने हथियारबंद गुट बना लिए। ये गुट शुरुआत में इम्फाल घाटी में ही एक्टिव थे और इनका एक ही मकसद था, मणिपुर को भारत से अलग करना। इसी दौरान पहाड़ियों में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था। नागा समुदाय ने ग्रेटर नागालैंड नाम के एक अलग देश की मांग को लेकर हथियार उठा लिए, और जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, उनके इस दावे में मणिपुर के पहाड़ी इलाकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। फिर कुकी समुदाय की भी अपनी मांगें सामने आईं। उन्होंने भारत के अंदर ही अपने लिए एक अलग स्वायत्त राज्य कुकी लैंड की मांग की, और इसका इलाका भी मणिपुर की उन्हीं पहाड़ियों में पड़ता है।
और बस यहीं पर आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जब इन दोनों दावों को एक साथ देखा जाता है तो ये साफ हो जाता है कि नागा और कुकी दोनों की जमीनी मांगें सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराती हैं। जमीन का यही ओवरलैप इन दोनों जनजातियों के बीच की हिंसक झड़पों की एक बड़ी वजह रहा है। इन टकराते दावों के नतीजे बहुत भयानक रहे हैं। 13 सितंबर 1993 एक ऐसी तारीख है जिसे कुकी समुदाय कभी नहीं भूल सकता। कहा जाता है कि इस दिन नागा विद्रोहियों ने 115 कुकी आम नागरिकों को मार दिया था। इस दिन को आज भी ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाता है। अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं, जहां कुछ नाजुक शांति समझौते हैं और साथ ही आबादी को लेकर एक गहरा डर है जो इस संघर्ष को लगातार हवा दे रहा है। 2008 में सरकार और कुकी हथियारबंद गुटों के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO। आसान भाषा में कहे तो ये एक तरह का सीज फायर है। मकसद था कि हिंसा रुके और बातचीत का रास्ता खुले, लेकिन कोई पक्का समाधान आज तक नहीं निकला है। ये समझौता बस हर साल आगे बढ़ा दिया जाता है। आज के तनाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आबादी का गणित। मैतेई समुदाय के अंदर ये डर है कि उनकी संख्या घट रही है। इस चार्ट को देखिए। 1901 में वो मणिपुर की आबादी का 60% थे, मतलब साफ बहुमत। लेकिन 2022 तक आते आते ये आंकड़ा घटकर 49% रह गया है, यानी अब वो अपने ही राज्य में बहुमत में नहीं रहे। इस डर को और बढ़ाने का काम करते हैं पहाड़ी जिलों के आबादी के आंकड़े। मैतेई समुदाय इसे असामान्य बढ़ोतरी कहता है। उनका आरोप है कि ये म्यांमार से हो रही अवैध घुसपैठ की वजह से है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं वो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक न बन जाएं। तो सवाल यही है, जहां इतिहास एक नहीं बल्कि कई हैं, जहां जमीन पर दावे एक दूसरे से टकराते हैं और जहां भविष्य को लेकर एक गहरा डर है, ऐसे में मणिपुर में स्थायी शांति का रास्ता आखिर दिखता कैसा है?